हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रोहित तिवारी। द करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं आज के कुछ प्रमुख द हिंदू की खबरों पर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, डज इनइक्वलिटी लीड टू ग्रोथ। क्या इनइक्वलिटी जो है वो ग्रोथ या विकास में कुछ मदद प्रदान करती है। दूसरा, निपा वायरस के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसमें भारत के ही एक लैब में केरल के वहाँ पर एक नई वायरस लाइक पार्टिकल की खोज करने की जो है प्रोसेस जारी है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा वायरस के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने में। और तीसरा है, चाइना जो है, चाइना ने कहा है ताइवान का जो इंडिपेंडेंस है, जो ताइवान की स्वतंत्रता है, वह अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो वो सीमा से बाहर अगर जा रहा है तो उसके लिए वो उनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं और उनकी स्वतंत्रता को भंग कर सकते हैं। चौथा आर्टिकल है टोंगा वाल्केनो के बारे में, जो कि अनयूजुअल वेदर आने वाले समय में, आने वाले डिकेड में गर्मी पैदा कर सकता है। ठीक है, उसके बारे में बातचीत की गई है। तो ये सारे आर्टिकल थे। चलिए पहले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये बोला गया है कि हाल ही में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बयानों ने असमानता के विषय को सबसे प्रमुख पंक्तियों में लाकर खड़ा कर दिया, सबसे आगे खड़ा कर दिया। और इसमें ये बताया जा रहा है कि जो अरबपति अपनी संपत्ति को एकाधिकार प्राप्त करते हैं, उससे होता क्या है, उससे उनके जो व्यवसाय समूह के जो प्रमुख खिलाड़ी होते हैं, खास करके उनके स्पेशल मार्केट, उनके विशिष्ट बाजार में, उनमें पावर होने के कारण, उनमें मोनोपोली होने के कारण, एकाधिकार होने के कारण वो अपनी जो कीमतें हैं वो स्वयं जो है निर्धारित करते हैं। ठीक है, बजाय कि उनकी कीमत जो बाजार निर्धारित करे, उसके बजाय वो स्वयं उस कीमत को जो है निर्धारित करते हैं, जिससे बहुत बड़ा संकट पैदा होता है। और दूसरा, पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोधकर्ताओं ने ये बोला है कि आधुनिक भारत में जो असमानता है वो औपनिवेशिक काल के असमानता से भी ज़्यादा है। ठीक है, और कई लोग ये बताते हैं, कई लोग तर्क देते हैं कि जो असमानता है वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और दूसरे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जो असमानताएं हैं वो वास्तव में फायदेमंद होती हैं, क्योंकि यह उद्यमियों के व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन का काम करती है। मतलब अगर एक के पास ज़्यादा पैसा है, अगर वह उद्यमी है तो वो निवेश करेगा इंडस्ट्री में, तो ये एक प्रकार से फायदे वाली बात है। जिससे कि क्या होता है, जब वो इंडस्ट्री में निवेश करेगा तो उससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे और जो लोग कल्याण, मतलब उससे कल्याण भी बढ़ेगा, क्योंकि जो काम करेगा उसको पैसा मिलेगा और उससे उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं असमानता एक प्रकार से फायदे का काम कर रही है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा आपका मामला है। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। इसमें यह भी बता रहा है कि ये जो तर्क प्रस्तुत किया गया है कि असमानता फायदेमंद होती है, यह दृष्टिकोण एक प्रकार से गलत माना जाएगा, क्योंकि असमानता के कारण हानिकारक आर्थिक प्रभाव जो है पैदा हो सकते हैं। जो कि असमानता के एक रूप में अगर विचार किया जाए तो उसमें श्रम के मुकाबले, श्रम की तुलना की जाए तो पूंजी के पास ज्यादा ताकत है। जैसे अगर दूसरे भाषा में बोले, जो श्रमिक होता है वह ताकतवर कम होता है बजाय पूंजीपति के। मतलब पूंजीपति हमेशा ज्यादा ताकतवर होता है, और आपने देखा होगा पूंजीपति ही सब कुछ कंट्रोल करता है। और कार्ल मार्क्स ने इसी संदर्भ में कहा था कि पूंजीपति जो है वह श्रमिकों का शोषण करते हैं और राज्य जो है वह पूंजीपतियों के साधन का काम करता है। ठीक है, इसी बारे में जो है पूरा विचारधारा मार्क्स की थी, और उन्होंने कहा था कि श्रमिकों को क्रांति करनी पड़ेगी व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के लिए। ठीक है, और इससे होता क्या है, ये जो एकाधिकार होता है पूंजीपतियों का, उससे उपभोग, कल्याण और विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। और अगर इसको सही ढंग से नहीं किया जाए तो वो बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। इसमें ये भी बताया गया कि अगर इसको सही तरीके से पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए तो संपत्ति कर खाना, जिसको आप वेल्थ टैक्स बोलते हैं, और उसके वितरण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा मामला हो गया। चलिए अगले स्लाइड पर आते हैं, समझते हैं। अरबपति जो होते हैं वो एक प्रकार से अपनी जो संपत्ति का एकाधिकार प्राप्त करते हैं, उससे वो बाजार में बहुत ताकतवर हो जाते हैं। और उत्पादन की लागत जो होती है वो उनकी मार्कअप सीमा उनके द्वारा निर्धारित की जाती है, कितने अधिकतम मूल्य पर कितने में बेचा जाएगा किसी चीज़ को, जिससे कि उनको बहुत फायदा उससे होता है। और एक और भी चीज़ देखी जाए तो जो उत्पादन की लागत होती है उस पर भी उनका एकाधिकार होता है कि वो कितना बता रहे हैं लागत और कितनी कीमत पर किसी सामान को बेच रहे हैं। हालांकि
दूसरी बात की जाए तो मौद्रिक वेतन के लिए जो वास्तविक वेतन होता है वह क्रय शक्ति को एक प्रकार से निर्धारित करता है, ठीक है, और इससे मजबूत एकाधिकार वाली व्यवस्थाओं में कमी आ सकती है या कम हो सकता है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगर हम एकाधिकार के प्रभावों को देखें तो उससे अर्थव्यवस्था में जीवन यापन के संकट को अनुभव किया जा सकता है। खास करके महामारी के दौरान क्या हुआ कि कंपनियों ने क्या किया, वो लालच मुद्रास्फीति उनके अंदर एक विचार डेवलप हुआ जिसको हम बोलते हैं ग्रीडफ्लेशन। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि उन्होंने अपने वस्तु की कीमतों में वृद्धि कर दी डिमांड के आधार पर, क्योंकि उसमें डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इस वजह से जो है एक बहुत नुकसान हुआ, ठीक है, और इसको नकारात्मक रूप से भी देखा गया, ठीक है। और एकाधिकार के तहत जो है जो उत्पादन है उसका लाभ अधिकतम स्तर पर प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के तहत कम होता है, मतलब कंपटीशन थोड़ा कम होता है। जहाँ मोनोपोली होती है वहाँ कंपटीशन कम होता है, इसलिए अगर एकाधिकार कम कर दिया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। उससे मोनोपोली कम होगी तो कंपटीशन बढ़ेगा, और एकाधिकार की उपस्थिति से जो मजदूरी है, ठीक है, वो भी कम होती है, और उत्पादन और निवेश के जो निम्न स्तर होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट का जो निम्न स्तर है और उत्पादन का जो लो लेवल है, उससे उसका जन्म हो सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। अब अगले आर्टिकल पर आते हैं। इस आर्टिकल में निपाह वायरस के संबंध में एक आर्टिकल छपा, उसमें ये बताया जा रहा है कि थोनक्कल जो कि केरल में स्थित है, वहां पर उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान, जिसको हम वायरोलॉजी एडवांस्ड वायरोलॉजी सेंटर बोल सकते हैं, ठीक है, वो जो है वहाँ पर एक प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस, जिसको हम वीएलपी बोलते हैं, ठीक है, वायरस लाइक, इसको हम बोलते हैं वायरस लाइक पार्टिकल, इसके खोज की बात की जा रही है, उसकी डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जिससे कि ये फायदा होगा कि हम उसके जो वायरस हैं उनको कैसे ठीक किया जाएगा, उनका जो स्तर है उसके बारे में भी हमको जानकारी मिल सकेगी। इस प्रकार जो है निपाह वायरस की नकल करता है, और यह विधि जो है इसको हम जैव सुरक्षा स्तर 2 प्रयोगशाला में एनआईवी के खिलाफ, एनआईवी मतलब निपाह वायरस के खिलाफ जो बेअसर एंटीबॉडी है उसको विकसित करने के लिए सुरक्षित और प्रभावी वैकल्पिक मंच प्रदान कर सकते हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है जैव सुरक्षा स्तर, जिसको हम बोलते हैं बायो सेफ्टी लेवल 2। तो बायो सेफ्टी लेवल 2 लैब वो लैब होती हैं जिस लैब में हम ऐसे पैथोजेंस ऐसे पैथोजेंस के बारे में रिसर्च करते हैं, ऐसे पैथोजेन के बारे में जानकारी लेते हैं जो कि ह्यूमन डिजीज पैदा करते हों, ठीक है, ठीक है, ऐसे रोग जनकों के बारे में पढ़ते हैं जो मानव में रोग पैदा करते हैं, उसको हम बोलते हैं जैव सुरक्षा स्तर 2, ठीक है, ये मामला है। और ये जो आईएबी की टीम है, इसने एनआईवी के इस तरह के रोग जनकों के खिलाफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उसको भी विकसित करने का पूरा रूप से प्रयास किया हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में भी आप समझ लीजिए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वो बॉडी होती है जिसको हम बोलते हैं कि इनको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम क्या करते हैं, लैब में बनाते हैं, ठीक है, और लैब में किससे बनता है, यह यूनिक वाइट ब्लड सेल से बनाई जाती है, ठीक है, यूनिक वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, इनसे हम बनाते हैं, और ये एंटीबॉडी जैसा काम करती हैं, प्रोटीन जैसा काम करते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं एक प्रकार से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। ये पूरा मामला है। और एंटीवायरल विकसित कर जो एंटीवायरल बैक्टीरिया वो सिस्टम विकसित किया गया है, उससे क्या होता है, उससे एक फ़ायदा ये होगा कि हम निपाह वायरस के खिलाफ जो है और बढ़िया से उसके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ सकते हैं, और उसके असर को और कम किया जा सकता है। अब निपाह वायरस के बारे में जानकारी लिया जाए तो एक प्रकार का जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब ऐसा रोग फैलाने वाला, ऐसा जो कि एनिमल से, जो जानवरों से ह्यूमन में फैलता है, उनको हम बोलते हैं जूनोटिक। उनको क्या बोलते हैं, जूनोटिक वायरस, ठीक है। और इसका जो परिवार है वो है पैरामाइक्सो वायरस, ठीक है, जिसको हम पैरामाइक्सोविरिडी बोलते हैं, ठीक है। इससे मनुष्य में जो मृत्यु दर है वो 80% होती है। ये बहुत खतरनाक होता है। और इस BSL-4 रोगजनक से निपटने के लिए अध्ययन जैव सुरक्षा सावधानियों के चरम स्तर के कारण शोध अध्ययन जो है सीमित रहे, मतलब लिमिटेड रहे, जिससे कि नुकसान हुआ है भारी भरकम मात्रा में। और एक बात और समझिएगा कि जो वायरल न्यूट्रलाइजेशन होता है, वायरस न्यूट्रलाइजेशन, इसके जो परीक्षण की तकनीक है वो इम्यूनोथेरेप्यूटिक्स मतलब इम्यून
सिस्टम के रिलेटेड एंटीबॉडी की जो थेरेपी होती है उनको हम बोलते हैं, खास करके कैंसर सेल्स को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो इम्यूनोथेरेप्यूटिक्स होती है, उसके विकास और मूल्यांकन के लिए जो एनआईवी की ये प्रतिरक्षा प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है और रोग जनन में बुनियादी जो रिसर्च है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है। आईएएबी के जो निदेशक श्री कुमार हैं, उन्होंने कहा कि ये जो परीक्षण है ये पारंपरिक रूप से संक्रामक जीव के साथ उच्च सुरक्षा प्रयोगशालाओं में किए जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। BSL-2 प्रयोगशालाओं का प्रयोग करके हम इस प्रकार के वायरसों के खिलाफ जो है अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं। ठीक है, आगे समझिएगा निपाह वायरस के बारे में। अगर निपाह वायरस के बारे में बात की जाए तो निपाह वायरस जो होता है वो जूनोटिक वायरस होता है। जूनोटिक वायरस मैंने अभी आपको बता दिया, ऐसे जो कि जानवर से, ऐसे रोग, ऐसे वायरस जो जानवर से ह्यूमन में फैल सकते हैं उनको हम बोलते हैं जूनोटिक वायरस। ठीक है, अब इसमें ये भी लिखा हुआ है जानवरों से मनुष्यों में फैलता है। ठीक है, तो निपाह वायरस जो होता है वो इंसेफ्लाइटिस का भी कारण बनने वाला जो जीव है, जिसको हम बोलते हैं पैरामाइक्सीविरिडे परिवार का एक जीनस या सदस्य है। और यह हेनिपा वायरस का एक आरएनए या राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है जो हेंड्रा वायरस से काफी नजदीकी रखता है। ठीक है, हेंड्रा वायरस जो है बहुत ही रेयर उभरता हुआ जूनोसिस है जो कि घोड़ों और मनुष्यों में गंभीर रूप की बीमारियों को पैदा करने का कारण बनता है। निपाह वायरस पहली बार 1998 और 99 में मलेशिया और सिंगापुर में फैला था। क्योंकि ये जो बीमारी है मलेशिया के गांव सुंगई निपाह के यहाँ मतलब पहली बार इसकी खोज हुई थी, इसलिए उसका नाम पड़ गया निपाह वायरस। ठीक है, और यह पहली बार घरेलू सूअरों में दिखाई पड़ी और कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़ों और भेड़ों सहित अन्य घरेलू जानवरों की कई प्रजातियों में इसको देखा गया। ठीक है, चीनी रक्षा मंत्री, अब अगला आर्टिकल है, चाइना रेडी टू फोर्सफुली स्टॉप ताइवान इंडिपेंडेंस। तो चीनी रक्षा मंत्री डोंग जून ने रविवार को एक चेतावनी दी। उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो सेना है वह ताइवान की स्वतंत्रता को बलपूर्वक रोकने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जो अधिक आदान प्रदान है उसका आह्वान किया। मतलब कि जो सांग्री-ला डायलॉग है उसमें उन्होंने ये सारी बातें की। और सिंगापुर में एक वार्षिक सुरक्षा मंच पर यह टिप्पणी जो है दोनों देशों के रक्षा प्रमुखों के बीच हुआ और यह 18 महीनों में पहली बार आमने सामने की बातचीत हुई। श्री डोंग ने सांग्री-ला डायलॉग में कहा कि हम हमेशा आदान प्रदान और सहयोग के लिए खुले रहें, परंतु इसके लिए दोनों पक्ष आपस में मिले और साझा रास्ता जो है अख्तियार करें, तब इससे कोई बहुत विशेष फायदा होगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने शुक्रवार को अमेरिकी रक्षा सचिव जो है लॉयड ऑस्टिन, उनसे भी मुलाकात की और उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि अधिक आदान प्रदान की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि हमारी दोनों सेनाओं के बीच मतभेद है। जो चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है वो हमेशा अपनी मातृभूमि के एकीकरण की रक्षा में अब एक अविनाशी और शक्तिशाली बल रही है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ताइवान की स्वतंत्रता को रोकने और सुनिश्चित करने के लिए हमारा हर समय दृढ़ता और बलपूर्वक कार्य करेगी। ठीक है, एक बात और समझिएगा, श्री डोंग ने रविवार को यह भी कहा कि जो भी कोई ताइवान को चीन से अलग करने का हिम्मत करेगा या प्रयास करेगा उसको हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे और वो खुद ही विनाश का शिकार बन जाएगा। अब इन सारी बातों में जो ताइवान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा कि चीनी अधिकारी जो भी टिप्पणी कर रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से बेसलेस हैं, तर्कहीन है। और वो बोलते हैं कि जो ताइवान जलडमरू मध्य है वह शांति और स्थिरता के लिए अथक प्रयास करेगा। ठीक है, अब चाइना की बात की जाए तो वह दक्षिण चीन सागर पर हमेशा से पूरी तरीके से अपना दावा करता रहा है और वहीं पर वह फिलीपीन जहाज़ों के साथ भी टकराव में काफ़ी समय तक शामिल रहा है। और श्री डोंग ने बीजिंग के संयम की बात की और ये भी बोला कि हम बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत लिमिट कर रहे हैं, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो उसका परिणाम बहुत भयावह हो सकता है। इसलिए यह प्रयास किया जाए कि सीमाएं जो हैं वो लांघी ना जाए। ठीक है, ताइवान के संदर्भ में ऐसी बातें की गई। ये पूरा आपका मामला रहा। ठीक है, आगे समझते हैं इस बारे में थोड़ी सी बात जो है। अब थोड़ा सा टोंगा वल्केनो के बारे में बातचीत कर लेते हैं। आमतौर पर जो ज्वालामुखी के धुएं मौजूद होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, वो जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, क्योंकि जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सूर्य की आने वाली किरणों को, जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको एक प्रकार से रिफ्लेक्ट कर देता है और रिफ्लेक्ट करने से धरती पर थोड़ी समय के लिए जो है ठंडी रहती है, मतलब थोड़ा तापमान कम रहता है। तो यही कहा गया है कि ज्वालामुखी के धुएं में जो सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद होता है
उससे धरती की सतह को थोड़ा ठंडा मिलता है या ठंडा कर देता है। हंगा टोंगा एक पानी के नीचे का ज्वालामुखी है, ठीक है। इसलिए धुआं तो बहुत कम निकाला, इसने धुआं क्या है बहुत कम निकाला, और बहुत अधिक मात्रा में इसने जलवाष्प निकाला। और जब अधिक मात्रा में जलवाष्प निकलेगा तो हमारे समताप मंडल में जाएगा। और आपको पता है कि जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर जो होता है वो बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो सकती है। हंगा टोंगा जो वॉल्केनो आप इसको देख सकते हैं, लाल कलर से यहाँ इंगित किया गया है, ये ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप है, उसके ईस्ट साइड में मौजूद है, या ऐसे बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में है। ये न्यूजीलैंड आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और ये जो ज्वालामुखी आपको दिख रहा है यही है हंगा टोंगा ज्वालामुखी, जो कि पानी के अंदर है। इस वजह से यहाँ से धुआं कम निकला और जलवाष्प ज्यादा निकला, ठीक है। ठीक है, समताप मंडल में जो ये जलवाष्प एक बहुत शक्तिशाली गैस है। इसमें ये कहा गया कि अगस्त से सितंबर तक 2023 तक एक बड़ा ओजोन छिद्र हुआ, ठीक है, जो कि हंगा टोंगा वोल्केनो इरप्शन के कारण हुआ था, ठीक है। और शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस सिमुलेशन में लगभग 2 साल पहले ही ओजोन छिद्र की भविष्यवाणी कर दी गई थी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर हंगा टोंगा का बहुत बड़ा प्रभाव तो नहीं था। इसकी गणना ऐसे कर सकते हैं कि 0.015 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान की जो वृद्धि हुई है उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल था। और नतीजा यह है कि लगभग 1 साल से मापे गए उच्च तापमान को विस्फोट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। शोधकर्ताओं ने यह भी कहा कि जलवायु सिमुलेशन के संबंध में जो उन्होंने भविष्यवाणी की है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसका जो उत्तरी आधा हिस्सा है, मतलब नॉर्थ का जो आधा हिस्सा है वो 2029 तक ठंडा भी रहेगा और गीला भी रहेगा, ठीक है। उसको बोलेंगे आपकी कोल्ड और वेट दोनों रहेगा। जबकि उत्तरी अमेरिका के लिए यह सामान्य से अधिक गर्म सर्दियों की भविष्यवाणी करता है, ठीक है। स्कैंडिनेविया देश जो है उसमें सामान्य से अधिक ठंडी रहेगी, यह भविष्यवाणी इन पूरे रिसर्च के द्वारा की गई, ठीक है। अब चलिए समझते हैं हंगा टोंगा वोल्केनो के बारे में। यह एक ज्वालामुखीय द्वीप है, हंगा टोंगा हवाई टोंगा, ठीक है। टोंगा में एक ज्वालामुखी द्वीप है। यह फोनुआफोउ के पनडुब्बी ज्वालामुखी से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण में और देश के मुख्य द्वीप टोंगा टापू से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, ठीक है। अब मामला यह है कि ये ज्वालामुखी जो है अत्यधिक सक्रिय टोंगा केर्माडेक द्वीप ज्वालामुखी चाप का हिस्सा है, जो कि न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व से फिजी तक फैला हुआ है, ठीक है। और एक सबडक्शन क्षेत्र है। द्वीप चाप अभिसारी सीमा पर बना है, जहां पर प्रशांत प्लेट, जिसको हम पैसिफिक प्लेट बोलते हैं, वो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे चली जाती है। इसका मतलब प्रशांत प्लेट जो है उसको आप मान सकते हैं कि वो कमजोर महासागरीय प्लेट है जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नीचे समा जाती है। और यह पश्चिमी दक्षिण प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ी पनडुब्बी इमारत के कैल्डेरा रिम के साथ है। पिछले कुछ दशकों में यह नियमित रूप से फटता रहा है, मतलब विस्फोट करता रहा है। अब थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में समझ लेते हैं। यह किसी ग्रह की सतह पर एक ऐसा छिद्र होता है जो अपने आसपास के वातावरण से गर्म पदार्थ को धरती के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ये ज्वालामुखी है, इसके अंदर से क्या निकलेगा, इसके अंदर से निकलता है मैग्मा, ठीक है। ये गर्म पदार्थ होता है, इसको आप गर्म पदार्थ बोलते हैं। और बाहर निकलता है तो इसको हम बोल देते हैं लावा। मतलब इसमें अंदर रहेगा तो मैग्मा रहेगा, और बाहर निकलते ही हम इसको क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। इससे होता क्या है, यह एक विस्फोट का कारण बन जाता है, जो कि नेचर से ही विस्फोटक होता है, ठीक है। इसका नेचर क्या हो सकता है, विस्फोटक हो सकता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यह वीडियो देखने के लिए। और आपसे निवेदन है कि आप वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। और उन लोगों को विशेष रूप से आप शेयर करिए जो यूपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और आने वाले वर्षों में जैसे कि 2025 2026 में वो परीक्षा में बैठ सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो हो सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए शुभ संध्या।